साहित्य अकादमी के सत्तर साल की इस यात्रा में साहित्य अकादमी के 25 वसंत पूरे करने के बाद में जिस साहित्योत्सव की कल्पना की गई, उस साहित्योत्सव के 41वें संस्करण में आज उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय माधव कौशिक जी, विभाग की संयुक्त सचिव आदरणीय अमिता साराभाई जी, सम्माननीय सचिव श्रीनिवास जी, और इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित आए अपने कलम से शब्दों के संसार की रचना करने वाले सारे कलम के शिल्पकारों को मैं नमन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो साहित्य का सृजन करने वाला व्यक्ति जहां एक तरफ साहित्य को समाज का दर्पण ऐसा संज्ञा दी गई, लेकिन भारतीय मनीषा ने साहित्य का सृजन करने वाले लोगों को, जो भारत की वैदिक मान्यता के अनुरूप 3 ईश्वरीय शक्तियों की कल्पना की गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक सजग शक्ति के रूप में, दूसरी पालक शक्ति के रूप में और तीसरी संहारक शक्ति के रूप में साहित्यकार और साहित्य का संसार में विचरण करने वाले लोग, साहित्य का सृजन करने वाले लोग, इन तीनों ईश्वरीय सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इसके नाते आप सबको हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब 41 साल की यात्रा, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरा कर चुका है, ये उत्सव पूरा कर चुका है, और भारत की धरती उत्सवधारी धरती ऐसी है जहां हमने हर जीवन के हर रंग को, हर विधा को, जीवन के हर पक्ष को किसी न किसी उत्सव के साथ में जोड़ा है। इस साहित्य के उत्सव में आप सबके बीच में आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और इस अवसर पर मुझे निमंत्रित करने के लिए और मुझे यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए मैं साहित्य अकादमी परिवार के सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मेरी व्यक्तिगत लिए भी नहीं, पूरे देश के लिए, और जिस देश में साहित्य की इतनी लंबी सुदीर्घ परंपरा हो, वेदों की रचना से लेकर के आधुनिक साहित्य तक, जहां हजारों सालों का लिखित अलिखित इतिहास और साहित्य के सृजन की एक अनवरत चलने वाली परंपरा हो, उस देश की सांस्कृतिक धरोहर, उससे जुड़े हुए उत्सव में आना निश्चित रूप से साहित्योत्सव जैसे साहित्य के से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आना और इस कार्यक्रम का आयोजन करना भारत की सांस्कृतिक धारा को और आगे, इस धारा को प्रवाह को और अधिक गति प्रदान करते हुए हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर भी है जब हम बदलते हुए परिदृश्य में, जब भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदल रही, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य और भारत से निकली हुई सभी विधाओं का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रहा है।
ऐसे समय में ये साहित्योत्सव हम सब लोगों के लिए सामूहिक रूप से एक ऐसे चिंतन करने का अवसर भी है जब भारत के भवितव्य को, भारत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि किसी भी समाज के उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप और उस आने वाले भविष्य की अपॉर्चुनिटीज, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए उसे उस रास्ते पर ले जाने के लिए साहित्यकारों ने हमेशा हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे में जब आज हमारा देश से गुजर रहा है, when our country is undergoing era of transformation and that opportunity comes very rarely, ऐसे महत्वपूर्ण समय में निश्चित रूप से यह साहित्योत्सव का आयोजन और इस पूरे एक सप्ताह भर के कार्यक्रमों के माध्यम से हम आने वाले भारत के भविष्य और भारत की प्रासंगिकता को विश्व के पटल पर और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में हम साहित्य का सृजन किस तरह से करें, निश्चित रूप से एक नया आयाम इसके माध्यम से मिलने वाला है। मैं साहित्य अकादमी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं। लेखकों, कवियों, विद्वानों, प्रकाशकों, अनुवादकों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सब लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ाती भी है और साथ साथ में एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन और स्फुरन यहां से होगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा और विश्वास भी प्रदान करती है। भारत के वैदिक साहित्य में साहित्य को ज्ञान प्राप्ति के एक माध्यम के रूप में ऐसा स्वीकार किया गया और ज्ञान प्राप्ति को भारत के मनीषा ने जीवन के यथार्थ से साक्षात्कार करने के एक माध्यम के रूप में, एक मार्ग के रूप में देखा था। उपनिषद का श्लोक सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को कल्याणकारी और सुंदर, जीवन के यथार्थ की खोज में जीवन के को ही एकमात्र सौंदर्य तत्व ऐसा मानने की जो चेतना हमारे मनीषा ने दी थी और उसे जीवन के उद्देश्य के रूप में जिस तरह से देखा जाना चाहिए, इस बात की कल्पना की गई थी, ठीक उसी प्रकार से आज भी हमारा साहित्य इन तीनों तत्वों का संगम करते हुए वर्तमान के यथार्थ से साक्षात्कार कराने का एक वाहक, एक माध्यम है। हमारे साहित्य की एक अनूठी विशेषता है, वो है उसकी जीवंतता और गतिशीलता। वैदिक काल से लेकर के आज तक अनवरत हमारे साहित्य ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत के सांस्कृतिक संपरिवर्तन के प्रवाह को एक निरंतरता प्रदान करते हुए, एक कंटिन्यूटी का प्रदान करते हुए भारत के साहित्य सृजन के साहित्य सृजकों ने जीवन को हमेशा दिशा देने वाले माध्यम के रूप में इसे सृजित किया है। हमारा साहित्य केवल किताबों की रचना या ग्रंथों या फिक्शन लिखने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारी संस्कृति की, हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न उसके रूप में था और यह हमारी ऐतिहासिकता, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का प्रमुख बिंदु ऐसा है। हम सबको निश्चित रूप से हमारी इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा पर गर्व तो है, लेकिन इसकी विविधता पर भी निश्चित ही हम सबको अभिमान है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक तरह की बोली, अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह के परिधान, अनेक तरह की पहचान, अनेक तरह के खान पान, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह के पूजा पद्धतियां, इन सब के साथ में
हमारी सांस्कृतिक विविधता और संस्कृति के हमारे साहित्य के कैनवस पर भी नजर आती, लेकिन साथ साथ में भारत का साहित्य, भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले जो अनेक ऐसे जो तंतु हैं, जो सूत्र हैं, उनमें से एक प्रमुख तत्व और एक प्रमुख सूत्र भी भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। इस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले अनेक अनेक ग्रंथों की कल्पना हम कर सकते हैं। हमारे वैदिक साहित्य से लेकर के हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, और उसके बाद में अनेक कालजयी रचनाएं, चाहे वो बंकिम दा का लिखा हुआ गीत हो या ठाकुर रविंद्रनाथ का लिखा हुआ हमारा राष्ट्रीय गीत हो, हम सब एकता के सूत्र में बांधने वाले तंतुओं के रूप में भी, जिसने भारत के विविधताओं के इस दूरियों को पाटने का काम किया, निरंतरता के साथ में एकता के सूत्र में बांधने का काम भी निश्चित रूप से हमारे साहित्य ने किया है। हमारा साहित्य केवल समाज के वर्तमान का दर्पण नहीं, अभी तो भारत के दर्शन, भारत के धर्म, भारत की नीति, भारत के प्रेम, भारत के युद्ध कला, भारत की स्थापत्य कला, जीवन से जुड़ी हुई हर विधा को भारतीय साहित्यकारों ने निश्चित रूप से बहुत गहराई के साथ में समझते हुए उनका उत्कीर्णन अपने कलम के माध्यम से किया है। लगभग 3000 साल के इस लिखित इतिहास में, 3 सहस्त्राब्दियों में अनेक अनेक साहित्यिक कृतियां सृजित हुई हैं। उनकी समृद्धि और उनकी गहराई आज जब विश्व का परिचय उनसे एक बार फिर नए सिरे से हो रहा है, आज तकनीकी के उपयोग के चलते हुए जब भाषाओं का रूपांतरण या अनुवाद सहजता के साथ में होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में जब भविष्य में विभिन्न पुस्तकों और विभिन्न महाकाव्य ग्रंथों के का निचोड़ निकाल करके उनकी तुलना जब विश्व भर में की जाने लगी या की जाने लगी है, तब निश्चित रूप से भारत के इस समृद्ध साहित्य की समृद्धि और इसकी गहराई जो है वो विश्व भी अब नए सिरे से स्वीकार करने लगा है। प्राचीन संस्कृत काव्य, वेद, उपनिषद, मध्यकाल में रचे गए भक्ति काव्य, सूफी संतों की रचनाएं, आधुनिक हिंदी और उसके बाद में उर्दू साहित्य ने हमेशा समाज को एक नए दृष्टिकोण को के साथ में जोड़ने का काम किया। दुनिया में शायद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां साहित्य की रचना केवल अपने मनोभावों का प्रदर्शन करने के लिए या अपने कल्पना के संसार को उकेर करके लोगों को उससे परिचित कराने के लिए के उद्देश्य से नहीं। हमारे यहां साहित्यकारों ने सहज रूप से अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर के साथ में एकाकार करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त किया। ये केवल भारत की धरती पर हुआ। अनेक उदाहरण, मीरा से लेकर के अनेक उदाहरण इस दिशा में हम कल्पना कर सकते हैं, जिन्होंने अपने शब्दों की रचना के माध्यम से न केवल अपने लिए ईश्वर के साथ एकाकार का मार्ग जो है वो सुनिश्चित किया। कबीर होगा, रहीम होंगे, ऐसे अनेक अनेक लोग होंगे, गुरु नानक देव की रचनाएं होंगी, अनेक रचनाओं की कल्पना की जा सकती है। ऐसे अनेक साहित्यकारों की रचना की जा सकती है, जिनकी कल्पना की जा सकती है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी काल्पनिक रचनाओं के माध्यम से न केवल अपने आप को जीवन का यथार्थ प्राप्त करने या ईश्वर के साथ एकाकार होने का सामर्थ्य प्राप्त किया, अभी तो आज सैकड़ों सैकड़ों साल बीत जाने के बाद में भी आज भी वो रचनाएं उतनी ही पवित्रता के साथ में व्यक्ति को अनंतिम सत्ता के साथ में जोड़ने, उसके एकाकार करने का माध्यम बनने का मादा रखती है, कैपेसिटी रखती है। ये भारत के साहित्य के सृजकों की गहराई जो थी वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बनी हुई। भारत की इस कालजयी साहित्य यात्रा का प्रभाव आज भी हम सब लोगों के जीवन पे दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस, वो केवल रामचरितमानस भगवान श्री राम की कथा का वर्णन नहीं था,
वो कथा आज से 500 साल पहले जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी प्रेरक। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में यहां खड़े होकर के ये बात कह सकता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना लिखी, गंगा के तट पर बैठ करके प्रयागराज में जो लिख दिया, उसने भारत में भारत के भारतीयत्व को इतने सारे हमलों, तलवारों के हमलों और उसके बाद में बौद्धिक प्रदूषकों के माध्यम से द्वारा सह आशय फैलाए गए हमलों से भी इस भारत के सनातन को और भारत के भारतीय तत्व को बचाए रखने में एक केवल गोस्वामी तुलसीदास की कलम ने बहुत बड़ा योगदान किया। और उसके बाद में भी भारत के इस उपमहाद्वीप में जब अंग्रेज सत्ता ने भारत पर आक्रमण, भारत पर कब्जा किया, उससे पहले भी भारत के साहित्य सर्जकों ने अनेक ऐसे अवसर होंगे। मैं तो राजस्थान की उस धरती से आता हूं, जब महाराणा प्रताप अपने बेटे के, अपने पुत्र को जंगल में भटकते हुए जब उनके पुत्र के लिए बनाई गई घास के बीज की रोटी, जब वन का बिलाव उसको लेकर के भाग गया और महाराणा प्रताप के मन में कमजोरी का भाव उदय हुआ और जो संघर्ष का पुरोधा, स्वतंत्रता का एक उद्दीप्त नायक जब कमजोर होकर के उसने जब अकबर के साथ में संधि करने का सोचा, उस सोच को जो है चुनौती देते हुए बीकानेर के पृथ्वीराज जी ने जब लिख करके उसको भेजा, उनको भेजा कि मैं आज सुनी है नहरियो श्यामाने घास आगे सोए लोग, कि मैंने आज सुना है कि शेर जो है आज सियारों के साथ में जो जाकर के सोएगा। उन 4 पंक्तियों ने महाराणा प्रताप के जीवन को बदल दिया और आज भी हम उन 4 पंक्तियों के प्रभाव को आज भी अपने नसों में घूमता हुआ महसूस कर सकते। चंदा बरदाई की वो 2 पंक्तियां आज भी वो पंक्तियां जो है हम सब के रक्त के प्रवाह को निश्चित रूप से और अधिक गति प्रदान करती हैं। हमारे आजादी के उस आंदोलन में रचे गए जिन किताबों ने, कितने साहित्यकारों ने कितनी बड़ी प्रेरणा उस आजादी की लड़ाई में हम सब लोगों के लिए खड़ी की थी। तब से लेकर के अब तक भारत की सुदीर्घ परंपरा में निश्चित रूप से हमारा साहित्य और साहित्य का सर्जकों ने बहुत बड़ा योगदान इस भारत को, इस सनातन संस्कृति को सनातन बनाए रखने के लिए, भारत के भारतीयत्व को निरंतर गंगा के समान प्रवाहमान बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका का सृजन किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज हमारा भारत एक नई करवट ले रहा है, एक नई पहचान भारत की पूरे विश्व भर में बन रही है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने प्रगति की और जिस गति के साथ में प्रगति की, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, इसके इधर भी भारत ने जिस तरह से प्रगति की और पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान जब नए सिरे से गढ़ा जा रहा है, नए सिरे से लिखा जा रहा है और भारत का सम्मान बढ़ने के साथ साथ में भारत के हर विषय की, भारत के ज्ञान की, भारत के विज्ञान की, भारत के योग की, भारत के संस्कृत की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की जीवन पद्धति की, भारत के कृषि परंपराओं की, इन सब की नए सिरे से पहचान और नए सिरे से डिमांड पूरे विश्व भर में नए सिरे से सृजित हो रही है। ऐसे एक महत्वपूर्ण समय में निश्चित ही हमारे साहित्य के सर्जकों की, हमारे कलम के धनी लोगों की प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि समाज जब कोई संस्थान या कोई राष्ट्र इस तरह के संपरिवर्तन के दौर से गुजरता है, when this opportunity knocks the door of any of the country or of the society or organization, तब हर एक स्टेक होल्डर की जो है जिम्मेदारी बढ़ती है। हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है, उसके हर घटक की जिम्मेदारी है कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के पहिए को घुमाने का, उसको गति प्रदान करने का एक माध्यम बने, उसकी शक्ति का उपयोग उस जो है उस संपरिवर्तन के चक्र को घुमाने के लिए हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको उस समय में इस राष्ट्र में जीने का और काम करने का अवसर मिला है जब भारत इस तरह के संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व का बंधु बनकर के विश्व का नेतृत्व करता बनने वाला है। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में समाज के सबसे महत्वपूर्ण तबके जिसके पास में समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी, इस वर्तमान कालखंड में जिसको समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक तय गति के साथ में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से उस घटक को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके जो है इस महत्वपूर्ण समय में अपनी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता, ये दृष्टा भी नहीं करता कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे,
लेकिन मैं निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सबसे आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि समय की महत्ता को पहचान करके हम किस तरह से देश एक साथ, एक रूप, एक विचार, एक मन, एक संकल्प होकर के एक पथ पर आगे बढ़े, ताकि हम गर्व कर सकें इस देश को परिवर्तित करने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, हम उस संकल्प के सारथी बने, उस संकल्प के साथी बने और हमने इस देश को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। देखिए, आज से 50, 100 साल, 70, 80, 100 साल पहले, 150 साल पहले जिन लोगों ने अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था, उनके पास में वो अवसर था। जिन लोगों ने उस मुगल सत्ता के सामने संघर्ष किया था, उस समय की पीढ़ी के पास में वो अवसर था और उन्होंने उस अवसर के अनुरूप आचरण किया। इसलिए आज भी हम उनका नाम जो है गर्व के साथ में स्मरण करते हैं। आज भी अपने रक्त शिराओं में उनके नाम के साथ में स्पंदन को महसूस करते हैं। आने वाले समय में मैं आज जिम्मेदारी के साथ में यह बात आप सबके सामने कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत परिवर्तित होगा, यह सुनिश्चित है। लेकिन जब परिवर्तन हो जाएगा, तब परिवर्तन का जब इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि भारत का परिवर्तन पूरे विश्व के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना होगी। जब इसका इतिहास आज से 50 साल बाद में लिखा जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के भी नाम उसी तरह से सम्मान के साथ में आने वाली पीढ़ी स्मरण करे और आपका नाम स्मरण करते हुए आपकी पीढ़ी के लोगों शिल्पकारों का, शब्द के शिल्पियों का नाम स्मरण करते हुए उसी तरह की गर्व की अनुभूति हो, जिस तरह की गर्व की अनुभूति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम के लेते हुए होती है। ऐसी शुभकामनाओं की अपेक्षा के साथ में आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए यह साहित्योत्सव सफल हो। यह साहित्योत्सव 7 दिन तक हम विभिन्न विषयों पर विचार मंथन करें और वो विचार मंथन से जो नवनीत निकले, वो नवनीत इस देश के, इस भवितव्य को, इस देश के भविष्य को निर्माण करने के लिए एक ऊर्जा के रूप में काम जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। बहुत आभार माननीय, आपके शब्दों से यह पूरा का पूरा दंगा हॉल